हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं इस वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रोबेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके 10 से 12 नंबर एकदम 100% सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप एकदम आइए मेरे साथ और पूरा आनंद लीजिए वीडियो का। एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए, आज के इस सेशन की शुरुआत हम लोग एकदम मजेदार क्वेश्चन के साथ करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ओलियम का सूत्र है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलियम का सूत्र क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो ओलियम है, इस ओलियम का जो सूत्र है वो होता है H2S2O7। ये क्या होता है बाबू? H2S2O7 होता है। और ओलियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसको संपर्क विधि से बनाया जाता है। किस विधि से बनाया जाता है बाबू? संपर्क विधि से बनाया जाता है। और संपर्क विधि में हम लोग उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। दूसरा ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गंधकाम्ल है। गंधकाम्ल है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और इसी को हम लोग बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। क्लियर है ना बाबू? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। और इसके बारे में एक चीज और चीज हमको जान लेना है कि ये द्विभाषमिक अम्ल है। ये क्या है बाबू? द्विभाषमिक अम्ल है। बहुत बार पूछा गया है कि H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल है। और इसे भी हम लोग संपर्क विधि से बनाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को भी हम लोग किस विधि से बनाते हैं? संपर्क विधि से। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये है सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र। ये क्या है बाबू? सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र। तो एकदम फटाफट आप ऑप्शन ए को क्लिक कीजिए और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात हम लोग Na2O की कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपका सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या पूछे तो आपको क्या बताना है? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सोडियम का अगर आपसे पूछ दे तो सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या 4 होता है और ऑक्सीजन का उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है बाबू? 8 होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा सवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो है वह तत्व है। वो कौन सा तत्व है जो ट्रांजिस्टर सेटों में प्रयुक्त किया जाता है? तो जनरली हम लोग जो है वह सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर सेटों में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और बात हम लोग अगर सिलिकॉन की कर लेते हैं तो सिलिकॉन जो है वह वर्ग 14 का तत्व है। ये भी कई बार पूछा गया है कि सिलिकॉन किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 14 का तत्व है। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए, यहाँ पे अगर विलयन अम्लीय हो तो उसका पीएच मान जो है वह 7 से कम होगा। अगर क्षारीय हो तो उसका पीएच मान जो है वह 7 से क्या होगा? अधिक होगा। और अगर विलयन उदासीन हो तो इसका पीएच मान जो है वह 7 के क्या होगा? बराबर होगा। तो शुद्ध जल जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? उदासीन होते हैं। इसलिए इसका पीएच मान जो होगा वो क्या होगा? 7 के बराबर होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा प्रश्न एकदम चुन चुन करके लाए हैं। NaCl के तनु जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर जो है वह कैथोड पे क्या प्राप्त होता है? बहुत मस्त क्वेश्चन, एकदम कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए NaCl का जलीय विलयन है। क्या है बाबू? NaCl का जलीय विलयन। और जब NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड और एनोड पे क्या प्राप्त होंगे? एकदम ध्यान से देखना। कैथोड पे आपका हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा और एनोड पे क्या प्राप्त होगा? क्लोरीन। और अगर NaCl का जो है वह द्रवित विलयन रहता, अगर NaCl का जो है वह द्रवित विलयन रहेगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं।
तो आप एकदम क्लियर हो लो, आज के बाद एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, कि अगर NaCl का द्रवित या गलित विलयन होगा तो उस परिस्थिति में कैथोड पर सोडियम प्राप्त होगा और एनोड पर क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है वह जलीय विलयन से ही सवाल पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती मार देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए अगला प्रश्न कितना शानदार है, P2O5 अच्छा है, क्या है, तो बात हम लोग P2O5 की कर लेते हैं। तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जल से बहुत लगाव होता है, जल से इसको बहुत प्रीति होती है और इसलिए ये अवशोषक के रूप में जो है वह क्या होता है, कार्य करता है। ये किस रूप में कार्य करता है बाबू, अवशोषक के रूप में कार्य करता है। जरूरत पड़ता है तो ये ऑक्सीकारक के रूप में भी व्यवहारित होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है, सिनेबार कहा जाता है। कई एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनेबार जो है वह किसका अयस्क है, तो सिनेबार का सूत्र होता है HGS और सिनेबार जो है वह क्या है, तो सिनेबार एक सल्फाइड अयस्क है। सिनेबार क्या है बाबू, सल्फाइड अयस्क है, ये भी याद रखना है, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बात हम लोग PBS की कर लेते हैं, तो PBS का नाम होता है गैलेना, यह भी एक सल्फाइड अयस्क है। ZNS जो होता है वो यशद ब्लैंड होता है या इसी को हम लोग जिंक ब्लैंड भी कहते हैं, ये जिंक का अयस्क है और ये तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एकदम सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा वीडियो बनाया गया है, तो आप एकदम पूरा चिपक करके रहिए। क्वेश्चन है, स्पेल्टर है, अशुद्ध जिंक को अस्पेल्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू, अशुद्ध जिंक को। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि स्पेल्टर क्या है, तो अशुद्ध जिंक है। अगला प्रश्न देखिए, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, नीला थोथा का सूत्र पूछा गया है। तो नीला थोथा का जो सूत्र होता है वो देखिए CuSO4 5H2O। कई बार इसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि जल का कितना कंट्रीब्यूशन जो है वह नीला थोथा में होता है। बात हम लोग देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ZnSO4 7H2O, ये आपका सफेद थोथा का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है बाबू, सफेद थोथा का। FeSO4 7H2O, ये आपका क्या होता है, हरा थोथा का सूत्र होता है। किसका होता है, हरा थोथा का। एकदम निश्चित रूप से आप इसे क्या रखेंगे, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। हेमेटाइट, देखिए हेमेटाइट जो है वह लोहा का ऑक्साइड अयस्क है और इसमें चूना पत्थर का प्रयोग यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग जो है वह द्रावक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं बाबू, द्रावक के रूप में। और ये द्रावक की क्या भूमिका होती है, जरा वो जान लेते हैं। ये देखिए आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना बाबू, वो सिलिका के साथ संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट नामक जो है वह पदार्थ क्या करता है, बना देता है। और ये कैल्शियम सिलिकेट जो है वह धातुमल के रूप में जो है वह नीचे प्राप्त होता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हेमेटाइट से अगर हम लोहा को निकालते हैं तो उसमें धातुमल के रूप में किसकी प्राप्ति होती है, तो कैल्शियम सिलिकेट की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या। तो देखिए अगर C2 अणु की बात करेंगे तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगर हम लोग एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p2। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो बात यहाँ पे 2p2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अगर बॉन्ड पेयर की बात कर लेते हैं तो बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्ड पेयर में कहेंगे तो यहाँ पर जो है वह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी बाबू, तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल मिलाकर के 2 हो जाएगी और इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, Al2O3 एक ऑक्साइड है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि Al2O3 जो है वह एल्यूमिना है और ये जो एल्यूमिना है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और ये जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है
उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये होता है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करता हो और क्षार से भी, ये दोनों परिस्थिति में जो है वह अभिक्रिया करता है। और कई बार इससे सवाल पूछा गया है कि Al2O3 किस प्रकार के जो है वह ऑक्साइड है। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, आर्गन एक गैस है। बात हम लोग आर्गन की कर लेते हैं। इसी गैस को हम लोग बल्ब में भरते हैं। बल्ब में भरने वाली गैस कौन है बाबू, आर्गन। और आर्गन जो है वह वर्ग 18 का है। किस वर्ग का तत्व है, वर्ग 18। और वर्ग 18 को हम लोग शून्य वर्ग या हम लोग उत्कृष्ट वर्ग भी कहते हैं। अब वर्ग 18 में जो भी तत्व होते हैं वो एकल परमाणविक होते हैं। क्या होता है बाबू, एकल परमाणु, यानी उनकी परमाणुकता क्या होती है, एक होती है, क्योंकि संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए इनकी परमाणुकता एक होगी, अर्थात ये क्या होंगे, एकल परमाणविक। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप एकदम निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। त्रिक्षारकीय अम्ल है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना POH बॉन्ड की संख्या होगी वही उसकी क्या होगी, क्षारकता होगी। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें H3PO4 में, तो देखिए कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है ना, ध्यान से देखेंगे अगर तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे आप देख लो POH बॉन्ड की संख्या कितनी, 1 2 और 3, तो POH बॉन्ड की संख्या 3, अर्थात ये त्रिक्षारक होगा, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका जो नाम है वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। कई बार नाम भी पूछ दिया जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, बहुत बार नाम पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक तत्व नहीं है। P ब्लॉक तत्व नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये P ब्लॉक के तत्व नहीं है। तो P ब्लॉक हम लोग कहते किसको है बाबू, तो वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं, 13 से वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं वो P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि Sn जो है वह वर्ग 14 के तत्व हैं, तो ये P ब्लॉक के तो होंगे। एल्युमिनियम वर्ग 13 के तत्व हैं, ये P ब्लॉक के होंगे। मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व है और Pb जो है वह वर्ग 14 का तत्व है। तो 13 से 18 वाले P ब्लॉक के तत्व होंगे, तो वर्ग 2 वाले तो नहीं होंगे। तो वर्ग 2 वाले तत्व कहलाते क्या हैं, तो वर्ग 2 वाले तत्व जो है वह क्षारीय भूमिज धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, क्षारीय भूमिज धातु कहलाते हैं। क्लियर है ना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उजला और पीला फास्फोरस है, ध्यान से देखिएगा, उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला फास्फोरस ना एक दूसरे के अपरूप होते हैं। क्या होते हैं बाबू, अपरूप होते हैं। एक चीज आपको एकदम कंफर्म कर लेना है कि अपरूप क्या होता है, तो एक ही पदार्थ का भिन्न भिन्न रूप जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीजन और ओजोन, तो ऑक्सीजन और ओजोन भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तो ये भी एक दूसरे के अपरूप हो जाएंगे। क्लियर है ना, कहीं अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, तो ये सभी एक दूसरे के अपरूप हैं। इस तरह से ये याद रखना है, बहुत ही आसान सारा का सारा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। द्वितीय आवर्त में पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जाता है, आप ध्यान से देखेंगे। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल कितने आवर्त होते हैं बाबू, 7 आवर्त होते हैं। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। तो पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठे में 32 और सातवां जो है इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे, तो द्वितीय आवर्त में 8 तत्व होंगे, यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है। देखिए फास्फोरस जो होते हैं वो चतुष्परमाणुक होते हैं। क्या होते हैं बाबू, चतुष्परमाणुक होते हैं, यानी फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, P4 के रूप में लिखा जाएगा। बात हम लोग सल्फर की कर लेते हैं, तो सल्फर जो है वह एसिड के रूप में होता है, ये सल्फर है। और सल्फर जो है वह बहुपरमाणुक होता है।
बहुपरमाणुक होता है, क्योंकि इसके एक अणु में जो है वह 8 परमाणु होते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है बाबू? तो इसकी संरचना रिंग जैसी होती है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्कृष्ट गैसों के वाहितम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट गैस हम लोग किसको कहते हैं बाबू? वर्ग 18 को। वर्ग 18 को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और वर्ग 18 के संयोजी कक्ष में जो है वह वाहितम कक्ष में जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इनके जो वाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2Np6 होता है। क्या होता है बाबू? NS2Np6 होता है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, NS2Np6 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है H2SO4 है एक। तो H2SO4 क्या है बाबू? तो मैंने अभी बताया आपको कि H2SO4 की भास्मिकता क्या होती है? 2। और ये जो है वह द्विभास्मिक अम्ल है। ये क्या है बाबू? द्विभास्मिक अम्ल है। और बात हम लोग HNO3 की कर लेते हैं। तो HNO3 की कर लेते हैं तो यहाँ पे ये एक भास्मिक अम्ल है। HNO3 क्या है बाबू? एक भास्मिक अम्ल है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? तो देखिए जब हम लोग वर्ग 14 में जाते हैं, वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व हैं देखिएगा। ये आपके वर्ग 14 के तत्व हैं। और वर्ग 14 में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वर्ग 14 का सबसे निचला तत्व तो Pb है। और Pb जो है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी Pb हो जाएगा, यानी शीशा हो जाएगा, प्लम्बम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व हैं? क्षारीय भूमिज तत्व हम लोग वर्ग 2 को कहते हैं। वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं। अब देखिए कार्बन जो है वह वर्ग 14 का तत्व है, सोडियम वर्ग 1 का तत्व है, जिंक जो है वह 3D श्रेणी का तत्व है, या इसको हम लोग कहें तो वर्ग 12 का तत्व है। और यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वह क्या है बाबू? तो मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व है। मैग्नीशियम क्या है? वर्ग 2 का तत्व है। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आंसर? मैग्नीशियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? देखिए 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनको देख लेते हैं। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक टोटल कितने होते हैं? 10 तत्व होते हैं। ये 3D श्रेणी की बात मैं कर रहा हूँ, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यानी परमाणु संख्या 21 से लेकर परमाणु संख्या 30 तक। अब इसमें जो है वह सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह मैग्नीज द्वारा, और सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह किसके द्वारा? तो जिंक के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि परिवर्ती संयोजकता कौन नहीं दर्शाता है? तो जिंक नहीं दर्शाएगा। जिंक की एकमात्र जो है वह संयोजकता है वो कितनी है बाबू? 2 है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? संक्रमण तत्व के बाह्यतम कक्षा में संक्रमण तत्व हम लोग किसको बोलते हैं बाबू? डी ब्लॉक के तत्व जो है वह क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो ये है जिंक, कैडमियम, Hg, ये डी ब्लॉक के तो हैं, लेकिन संक्रमण तत्व जो है वह नहीं है, यानी ये संक्रमण तत्व नहीं है। अब जरा समझिए कि डी ब्लॉक के बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? तो वो होता है N-1D 1 से लेकर 10 तक, NS 1 से लेकर 2 तक, यानी ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि N-1D 1 से लेकर 10 तक, NS 1 से लेकर 2 तक। आगे चलते हैं। देखिए 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो 3D संक्रमण श्रेणी को हमने बताया कि स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के परमाणु वाले परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 से लेकर
30 तक वाले जो तत्व होते हैं, 21 से 30 तक परमाणु संख्या वाले जो तत्व होते हैं वो 3D श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्नलिखित संक्रमण धातुओं के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। प्रतिचुंबकीय को हम लोग बोलते हैं क्या, डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बाबू, डायमैग्नेटिक। आप ध्यान से देखेंगे कि जो प्रतिचुंबकीय होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक के पास जो है Zn2+, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है। 30 में अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्यागा तो 28 में 18, आर्गन के पास 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। तो यहाँ पे अनपेयर्ड होने का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो है वह आपके क्या हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय। बाकी अगर हम लोग देखते हैं तो सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 3, इस तरह से हम लोग देख लेंगे आसानी से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बोनिल जो है वह कार्बोनिल संकुल है और क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रही, कई बार पूछा गया है। क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया तो X मान लीजिए, और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण अवस्था 0 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। हीरे में कार्बन का संकरण क्या है। तो हीरा की अगर संरचना पे आप गौर करेंगे तो हीरा की संरचना में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से घिरे होते हैं, बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उस परिस्थिति में अगर कार्बन का प्रसंकरण देखेंगे तो क्या होता है, sp3, यानी हीरा में कार्बन sp3 प्रसंकरित होता है। बात अगर ग्रेफाइट की कर लेते हैं तो बात अगर ग्रेफाइट की कर लेंगे तो ग्रेफाइट का जो प्रसंकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो sp2 हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या। देखिए यही आपका इथाइन है, इसको हम लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, एसिटिलीन या इथाइन कहा जाता है। अब इसमें पाई बॉन्ड देखेंगे तो 1, 2, सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो पाई बॉन्ड आपके हो गए 2, सिग्मा बॉन्ड देखिए 1, 2, 3, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी है। तो कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई जो है वह 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू, 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो द्विबंध की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है ना। और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। ईथर होते हैं, ईथर का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है। और कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि ईथर का जलीय विलयन कैसा होता है। तो ईथर का जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। ईथर का जलीय विलयन क्या होगा बाबू, क्षारीय होगा। और क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है। देखिए आपका ये जो कार्बोनिल समूह है यही आपका कार्बोनिल समूह है, और इस कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, sp2। बहुत दफा पूछा गया है तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह मुख्य रूप से मौजूद होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। NH3 का संकरण क्या है। NH3 यानी इसको बोलते हैं अमोनिया, और ये अमोनिया है, और अमोनिया का जलीय विलयन भी क्या होता है, क्षारीय। और अमोनिया में अगर बात करें नाइट्रोजन के प्रसंकरण की तो इसका प्रसंकरण होता है sp3। क्या होता है बाबू, sp3 प्रसंकरण होता है। आप निश्चित रूप से इसे क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। मैंने अभी कहा कि अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय, और क्षार का काम है कि लाल लिटमस पत्र को वो किस रंग में बदल देगा, तो
तो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देगा। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर अम्ल होता तो अम्ल का काम था नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देना। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा का मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है, जिसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता है। तो पॉलीथीन को जो है वह प्रयोगशाला में बनाया जाता है। संश्लेषित रबड़ को भी हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। नायलॉन 6 जिसका कि मोनोमर क्या है, कैप्रोलेक्टम, तो ये भी आपका जो है वह प्रयोगशाला में बनाया जाता है। लेकिन बात हम लोग सेल्यूलोज की कर लेते हैं। तो सेल्यूलोज एक प्राकृतिक रेशा है जो पेड़ पौधे में क्या किया जाता है, पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बहुतायात पैमाने पर, बड़े पैमाने पर सेल्यूलोज ही पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसके बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो देखिए पॉलीथीन को अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ेंगे तो पॉलीजोड़ इथीन, तो यानी एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ये क्वेश्चन एकदम बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि पॉलीथीन का एकलक कौन है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एथीन है, या एथीन के बहुलीकरण कराने से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। अगला क्वेश्चन तो और मस्त है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। ग्लिसरॉल जो है इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरॉल में देखिए 1 2 3, तो ये ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या बाबू, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार कर लेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या, अगर ग्लूकोज की संरचना पे गौर करेंगे तो ग्लूकोज की संरचना में कायरल कार्बन कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं। क्लियर है ना, ग्लूकोज की संरचना में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फलों का शर्करा किसे कहा जाता है, या फल शर्करा किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेल्यूलोज होता है। फल में पाए जाने वाला जो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फ्रक्टोज कहते हैं। दूध में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। ये याद रखना है। आगे, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। बोरेक्स को हम लोग सुहागा भी बोलते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम होता है Na2B4O7, यानी सोडियम टेट्राबोरेट। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम टेट्राबोरेट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत वीआईपी है, सारा क्वेश्चन बहुत वीआईपी और बहुत आसान है। तो पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो एक दवा है जिसका नाम है प्रत्यम्ल। प्रत्यम्ल यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एंटासिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड भी बोलते हैं। और ये एंटासिड का काम है पेट में जो अम्ल बन रहा है उसको रोकना। पीड़ाहारी क्या है, दर्द के लिए प्रयुक्त में आता है। ज्वरनाशी क्या है, बुखार के लिए। और एंटीबायोटिक जो है वह प्रतिजैविक दवाएं जो है वह हमारे अंदर के एंटीबॉडी को मजबूत करने में प्रयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान जो है वह एकदम, अगर बात रक्त के पीएच मान की करें तो ये लगभग 7 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पे विचार करें तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका पीएच मान 7.2 से 7.5 के मध्य होता है। आगे चलिएगा। सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। देखिए सेल्यूलोज जो है ना बाबू वो डी ग्लूकोज का बहुलक है। सेल्यूलोज किसका बहुलक है, डी ग्लूकोज का। और डी ग्लूकोज के बहुलीकरण कराने से सेल्यूलोज या स्टार्च प्राप्त होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टिंचर आयोडीन है। पहले तो जान लेते हैं कि टिंचर आयोडीन का प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं बाबू, एंटीसेप्टिक के रूप में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और टिंचर आयोडीन कुछ है नहीं, बस आप सिंपली ये जान लो कि ये इथेनॉल और ये क्या है, आयोडीन। इथेनॉल और आयोडीन का जो विलयन है उसको हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वह सी क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।